बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस पे हम लोग देखे थे और उसमें कंसीडर किया गया था कि एक कोई स्फेरिकल सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। इधर का मीडियम μ2, इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस स्फेरिकल सरफेस का कर्वेचर रेडियस r हो तो इस सरफेस के इस साइड कोई ऑब्जेक्ट O को रख दो किसी डिस्टेंस u पे, इसका इमेज कहीं यहां बना किसी डिस्टेंस v पे, तो ऐसे में u v को रिलेट करने का था इस तरीके से μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट लेक्चर में डिराइव किए थे और इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो, कर्वेचर रेडियस पता हो, ये दोनों μ2 μ1 पता हो तो v निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के यूज पर एक दो न्यूमेरिकल पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग थिन लेंथ्स की बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका कर्वेचर रेडियस 10 सेंटीमीटर ले लो। इस तरफ का मीडियम एयर है और इस तरफ ये एक ग्लास का बना हुआ, कांच का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ले लीजिए ग्लास का, और इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये ऑब्जेक्ट इससे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। पूछा गया फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगा ये हमें जानना है मान लो। तो अपने पास अब यह है कि ये रे जो चलेगी इसका इस स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, तो इमेज के पोजीशन को हमें कैलकुलेट करना है, ये पता करना है कि ये v क्या होगा, यहाँ पे ये जानना है। अब इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है that we have this μ2 by v minus μ1 by u equals to μ2 minus μ1 by r। ठीक है, अब देखिए इसमें μ2 μ1 किस तरीके से रखना है। तो जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे वाला मीडियम μ1 होगा, यहाँ तो μ1 1 है, और ये रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम μ2 होगा। तो रिफ्रैक्टेड रे तो इस मीडियम में गया है तो वो है μ2 की वैल्यू 3/2 रख दो। v का पता करना है, μ1 जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है वो है 1, और u की बात करो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ से पीछे है, इंसिडेंट रे के अपोजिट आए हो
तो ये u को -30 रखो। आगे ये μ2 है 3/2 -1। r की बात कर लो तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं आगे ही है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पोल से आगे की तरफ, मतलब जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उसी में है। तो ऐसे में ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लेंगे और 10 दिया हुआ है +10 ले लीजिए। अभी ये कैलकुलेशन जो भी आएगा वो आंसर होगा। उधर देखोगे 1/20 माइनस माइनस प्लस माइनस 1/30। ये अब जो सॉल्व होकर आएगा दैट विल बी आंसर। यहाँ पे इसे 610 ले लो तो ये 60 180 v देखोगे 90 आ जाएगा। v पॉजिटिव वैल्यू आया है मतलब ठीक है, जिधर एज्यूम किए उधर ही इमेज बनेगा। अगर सॉल्व करने पर v निगेटिव आता मतलब कि इमेज इधर वर्चुअल बनता है, ये रे उधर आगे नहीं जाके कटती, ये रे हो सकता है इधर ही कहीं इमेज बनाती पीछे खींचने पर। तो जब भी स्फेरिकल सरफेस वाला कंडीशन होगा कुछ ऐसा ही लेंगे। एक और केस पे बात करते हैं। इस बार एक ग्लास स्फीयर है, जो आउटसाइड मीडियम एयर है सारे, और इस ग्लास स्फीयर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ग्लास स्फीयर का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ग्लास का ले लो। अब इस स्फीयर पे पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है। पैरेलल रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, ये सभी इंसिडेंट लाइट है ना। अब ये लाइट पैरेलल लाइट कर्व सरफेस पर हो सकता है कि आगे जाकर कहीं कन्वर्ज करे। तो जो भी हो हमें ये देखना है कि ये जो रेज हैं वो फाइनली किस पॉइंट पे कट करेंगे या एयर में कहां पे इमेज फॉर्म करेंगे। सो पैरेलल रेज इंसिडेंट at spherical surface, find out final position of image। इमेज से मतलब ऐसे समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा तो उससे आने वाली रेज को हम लोग ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फाइनली बनेगा ये हमें जानना है। तो अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि एक रे यहाँ से चलेगी, फिर यहाँ से चलने के बाद ये इस सरफेस पे भी टकराएंगी, वहां फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन 2 पॉइंट पे हो रहा है, तो इसीलिए
उसी रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले को 2 बार लगाना होगा। तो फर्स्ट लेंगे रिफ्रैक्शन एट दी, उधर का जो लेफ्ट सरफेस है, लेफ्ट सरफेस ऑफ स्फीयर, इधर के इस सरफेस पर बात करनी है तो इस सरफेस के लिए u है इंफिनिटी। इंसिडेंट रे जो आ रहा μ1 वो एयर से आ रहा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे जा रहा वो ग्लास है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही सेंटर है, तो +20। v हमें जानना है, ठीक है। तो चल लें फ्रॉम द फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। μ2 से मतलब है 3/2, μ1 है 1 और u इंफिनिटी। u को चाहो तो माइनस इन्फिनिटी ले सकते हो, ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस उधर से आ रहा है, लेकिन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वो 1/∞ या माइनस इन्फिनिटी 0 ही होगा। इधर ये 3/2 माइनस 1, r की वैल्यू +20 ले लीजिए, ये बना 3/2v इक्वल्स टू 1/40। ये v की वैल्यू देखोगे आ गया 60 +60, है ना। मतलब केवल इसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो ये रेज 60 सेंटीमीटर पे जाकर कट करेंगे। तो 60 सेंटीमीटर कहाँ होगा, तो ये 20 और ये 20, 20 और ले लो, तो ये इस पोजीशन पे फर्स्ट इमेज बना। मतलब ये रे यहां से कन्वर्ज करने के बाद अगर इधर एक ही जैसा मीडियम रहता तो ये रे कन्वर्ज करने के बाद उसी I1 पे जाकर मिलती। लेकिन अब क्या है कि इधर का मीडियम फिर से एक दूसरा रिफ्लेक्शन भी होगा, एक दूसरा रिफ्रैक्शन भी इस पॉइंट पे होगा, रे जो जा रही है। तो यहां से बाहर निकलने वाली रे के लिए फिर से फॉर्मूला लगाना होगा। मतलब नाउ रिफ्रैक्शन at the right surface of sphere स्फीयर के इस सरफेस पर, इस सरफेस के लिए अब समझो यहां पे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो इंसिडेंट रे के लिए का जो म्यू है, जो इंसिडेंट रे है उसका म्यू है 3/2। इस बात को समझना है कि रे इस सरफेस के लिए इस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है, उसमें रिफ्रैक्ट करेंगी। तो μ1 लेते हैं इंसिडेंट रे का मीडियम, और उधर गया रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम μ2 1, इधर तो एयर में आ गया। ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा I1 इस सरफेस के लिए। तो ये I1 अगर इस सरफेस के लिए पोल की बात करोगे तो यहां होगा, यहां से ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर आगे है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है। क्योंकि देखिए इस सरफेस को लगेगा कि ये जो इंसिडेंट रे है यहां पे कट कर रही, इस सरफेस के लिए जो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रे ही ऑब्जेक्ट को डिसाइड करता है, तो ये इस सरफेस के लिए एक तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और जिसका यू लोगे +20। v का पता करना है, फाइनल v का चल लेंगे उसी। अच्छा r की बात कर लो तो इस सरफेस का r इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आना पड़ रहा है, या इस पॉइंट से
तो इस पॉइंट से अपोजिट आना पड़ रहा है, अपोजिट में 20, तो आर को लेना पड़ेगा इस बार -20। अब चल लीजिए μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 क्या है इस मीडियम के लिए? 1 है। v पता करना है। μ1 है 3/2, u है 20, μ2 1, μ1 3/2 r। r इस बार -20 रखना होगा, तो इस तरीके से 1/v -3/40 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वो पार्ट 1/2 -1/40 होगा। ये पार्ट देखोगे माइनस, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1/40, तो ये बना 1/10। तो ये v फाइनली +10 आया। +10 का मतलब कि यहाँ आने के बाद रे जो है, जैसे ये यहाँ पे नॉर्मल होगा, देखो सेंटर से पास करने पर, तो ये रे सीधे नहीं जाकर ये नॉर्मल से और अवे हो जाएंगी, और फाइनली ये रे यहाँ पे कट करेंगे। मतलब अगर ये सरफेस नहीं होता तब तो ये रेज 20 सेंटीमीटर पे यहाँ इमेज बनाती, लेकिन इस सरफेस होने के कारण अब यहाँ से केवल 10 सेंटीमीटर पे बनेगा इमेज। नेक्स्ट, इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन की भी बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन in case of refraction from spherical surface, मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन u दिया है तो v निकालने का फॉर्मूला देखें हम लोग। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं जैसे ये स्फेरिकल सरफेस में इधर का मीडियम कोई और है, मान लो इधर का मीडियम μ1 है और इधर का मीडियम μ2 है, कर्वेचर रेडियस r है इस सरफेस का। अब इसमें इस साइड कहीं कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हो जिसका कुछ सर्टेन हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 ले लो, और इसका इमेज कहीं इस साइड बना। सपोज ये देखो, ये रे जो इसके पोल्स पे इंसिडेंट होगी यहाँ पे, है ना, तो इसके बाद ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, और इधर ये इसमें इस मीडियम में रिफ्रैक्ट होकर ये कोई ऑब्जेक्ट है सपोज ए बी, तो बी का इमेज कहीं यहां बना, बी डैश। ए अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इसका इमेज यहीं बनेगा ए डैश, क्योंकि यहां से निकलने वाली रे इस लाइन पे तो जाएंगे ही जाएंगे। ये इमेज की हाइट है।
HI से डिनोट कर लो इसे। तो ये ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज, तो मैग्निफिकेशन के लिए हमें इन दोनों के हाइट को रिलेट करना है, मीन्स HI/H0। तो ठीक है, हियर मैग्निफिकेशन M equals to height of image by height of object. ओके, अब चल लो नाउ स्नेल्स लॉ लगा लें। तो स्नेल्स लॉ से इधर को μ1 sin I, उधर को मिल जाएगा μ2 sin R। ठीक है, जरूरत पड़ने पर इसे यूज कर लेंगे। जैसे अगर हमें यहां से sin I/sin R लिख लो, फाइनली इस हाइट के रेशियो तक हमें पहुंचना है। अब ये P से A तक का ये जो डिस्टेंस है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और उधर का वो इमेज डिस्टेंस V है। So now in diagram tan I की वैल्यू देखोगे ये AB/PA एंड tan R इस साइड देख लो, तो ये A'/B'/PA'। ये तो हमने tan निकाल लिया इन एंगल का, इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल हमें इस हाइट और इस हाइट का रेशियो चाहिए। लेकिन फिर से इस पूरे ऑप्टिक्स में हम लोग जो रेज कंसीडर कर रहे हैं पैरेक्सियल रेज, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, तो फॉर स्मॉल I एंड R tan I नियरली sin I के बराबर ले लो, और उसी तरीके से tan R भी नियरली sin R ले लो। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि sin I की वैल्यू, sin I का रेशियो हमें पता है, tan का नहीं पता। तो tan I काफी स्मॉल होने पर tan की वैल्यू और sin की वैल्यू लगभग बराबर होती है। तो ठीक है, देयरफॉर यहां से tan I/tan R जो होगा AB/PA डिवाइडेड बाई A'/B'/PA'। इसको sin I और इसको sin R के अप्रॉक्स लिख लो, इस रेशियो को, और उधर को AB/A'/B' इंटू PA'/PA। ओके, अब चलिए sin I और sin R का रेशियो हमें पता है, ये है μ2/μ1, ये रेशियो। और AB हाइट ऑब्जेक्ट का है और A'/B' वो है हाइट इमेज का। PA' की बात करो तो ये V है, और PA की बात करोगे तो वो U है। वो अपोजिट में है तो माइनस ले लीजिए। ठीक है, और इसमें एक्चुअली हाइट भी ये नीचे है,
तो इसको भी निगेटिव कर लो, इमेज नीचे है तो देयरफॉर इसी को आगे बढ़ा लो, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो मिलेगा तो उधर से आएगा μ1 इधर, μ1 बाई μ2 टाइम्स v बाई यू। ये और कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन मिला μ1 बाई μ2 टाइम्स v बाई यू। तो अब इससे पता चला कि हमें मैग्निफिकेशन की ज़रूरत तब पड़ेगी जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कोई दिया हो, इसका हाइट दिया हो और इमेज की हाइट का पता करना हो। तो ये रेशियो यहाँ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे, वो इसके बराबर होगा। या तो इस फॉर्मूले को यूज करो या इससे करेंगे। तो ये बातें थी स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन की। और जब एक नहीं दो स्फेरिकल सरफेस से रे को पास करना पड़े तो इस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे लेंस। मतलब लेंस क्या है, तो लेंस कम से कम एक सरफेस उसका स्फेरिकल होना चाहिए। हो सकता है कि ये एक सरफेस कर्व हो, एक फ्लैट सरफेस हो, इसे भी हम लोग लेंस कह सकते हैं। लेकिन हमें जो 12 लेवल तक जो जानकारी जाननी है लेंस के बारे में, वो पढ़ना है थिन लेंस के बारे में। थिन लेंस से मतलब कि ये दोनों सरफेसेस या इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो ये थिकनेस है वो काफी स्मॉल है, तो हम लोग उसे थिन लेंस कहेंगे। जैसे आप ये कह सकते हो कि एक मान लो ग्लास का स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, ग्लास बॉल ले लो, तो उस ग्लास बॉल इस ग्लास बॉल के बहुत ही पतले पार्ट को इधर से काट के निकाल दो, ये वाला सेक्शन, तो ये सेक्शन कहलाएगा थिन लेंस। इसका एक सरफेस कर्व है और एक सरफेस फ्लैट है। एक कम से कम कर्व होना चाहिए, दोनों भी कर्व हो सकता है, उसे हम लोग थिन लेंस बोलेंगे। अब ये थिन लेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे दो तो हम लोग यहीं पे देख रहे हैं, उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है पहले उसको समझें। तो अब अगर थिन लेंस की बात करें तो इसे हम लोग लेंसेस को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेस और डाइवर्जिंग लेंसेस।
कन्वर्जिंग लेंस से मतलब है कि कई बार ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होती है उसको क्या करते हो कि सनलाइट में रखते हो पेपर जलाने के लिए, फोकस करके लाइट को। तो वो क्या कर रहा है, वो लेंस क्या कर रहा है, सन रे जो आ रही है उनको आगे जाकर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा, तो वो कन्वर्जिंग लेंस की बात करो। उसी तरीके से डाइवर्जिंग लेंस भी का भी नेचर वैसा होता है कि लाइट जो आएंगी उसको वो फैला देगा ऐसे। तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं थिन लेंसेस को। पहले अगर कन्वर्जिंग लेंसेस देखें अलग अलग, कन्वर्जिंग लेंस को ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी बोलेंगे। तो इस तरीके से दोनों सरफेस कर्व हैं और दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो अलग अलग है, R1 और R2, है ना। तो इस तरीके के लेंस को बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे जब दोनों कर्व चाहिए, दोनों कर्व तो हो लेकिन दोनों के रेडियस इक्वल हो जाए, तो इसे बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। एक ही सरफेस कर्व हो, एक प्लेन सरफेस हो जाए, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया, फ्लैट सरफेस हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। मतलब ये जो कह सकते हो उठा हुआ सरफेस है, उभरा हुआ, उसे कॉन्वेक्स सरफेस बोलेंगे। और ये प्लेन सरफेस, इसलिए कॉम्बिनेशन है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और अगली जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ये कर्वेचर R1 और ये R2, और पर्टिकुलरली इस केस में ये R2 कर्वेचर बड़ा है R1 से। ये देख रहे हो, ये कर्व का रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा और ये कर्व का रेडियस छोटा होगा। तो अब इसमें कह सकते हो एक सरफेस कॉन्वेक्स भी है और एक सरफेस एक कॉनकेव सरफेस भी है, लेकिन फाइनली ये लेंस बिहेव करेगा कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। नाम अलग अलग है, सभी कॉन्वेक्स लेंस हैं, मतलब सभी कन्वर्जिंग लेंस हैं, लेकिन इनके सरफेस के नेचर के अकॉर्डिंग इनके नाम थोड़े अलग पड़ गए। तो कई बार जैसे क्वेश्चन में या किसी सिचुएशन में बोला गया कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक सरफेस प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है। वहीं अगर डाइवर्जिंग लेंसेस की बात करें, तो ये डाइवर्जिंग लेंस अब कुछ इस तरीके से होंगे, इधर का भी सरफेस कॉनकेव, इधर का भी कॉनकेव, तो इसे कहा जाएगा बाई कॉनकेव लेंस। दोनों सरफेस के कर्वेचर रेडियस अगर इक्वल हो गए, दोनों ही आर, तो इसे इक्वी कॉनकेव, और एक सरफेस अगर प्लेन सरफेस है, एक सरफेस प्लेन है और एक कॉनकेव है,
इधर का सरफेस का कर्वेचर इन्फिनिटी हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। और ये एक इसके जैसा इस तरीके से कर दो, मीन्स अब इनर रेडियस छोटा है और आउटर रेडियस बड़ा है। ये R1 है R2, तो इस बार R1 बड़ा है R2 से, ठीक है। तो फाइनली इसका नेचर अब कॉनकेव की तरह होगा, इसे बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो मेजर किसी लेंस को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस की पहचान क्या है? पैरेलल रेज आएंगी तो रे आगे जाकर पास होने के बाद कहीं कन्वर्ज करेंगी। डाइवर्जिंग लेंस से मतलब कि रेज जब आएंगी तो वो डाइवर्ज करेंगी। और कन्वर्जिंग लेंस में भी इसे चार कैटेगरी में बांट सकते हैं, डाइवर्जिंग में भी चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। लेकिन अब हमें यह समझना है कि अब इन लेंस के आगे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका इमेज कहीं बनाएगा। उसके अलावा इन लेंसेज का एक अपना फोकल लेंथ है, जिस तरीके से मिरर के केस में वहां तो फोकल लेंथ फिक्स था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो, जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था F=R/2। लेकिन लेंस के केस में लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है उसे हम लोग देखे पहले, उसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला। बेसिकली हम लोग फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं लेंस का। तो किसी लेंस को कंसीडर किए, मान लो कि ये कोई R1 और R2 रेडियस का एक बाई कॉन्वेक्स लेंस ही है। कोई भी लेंस लिया जा सकता है। यहाँ पे इस तरीके से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब कंडीशन ये है कि जो रेज इस पर पैरेलली इंसिडेंट होंगे वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे या ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, उस पॉइंट को इस लेंस का फोकल पॉइंट बोलेंगे। और इसके कह सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से उस पॉइंट की दूरी ही फोकल लेंथ कहलाएगी। तो देखिए बीच में रे जो बिल्कुल परपेंडिकुलरली यहाँ पे इंसिडेंट हुई है वो तो सीधे निकल जाएंगी, लेकिन इधर के रेज जो है एक बार इस सरफेस पर
कह सकते हो कि रिफ्रैक्शन शो करेंगे, फिर उस सरफेस पे करेंगे, दो सरफेसेस पे, एक बार यहाँ बेंड करेगा फिर उस सरफेस पे बेंड करके और फाइनली इमेज बनाएगा। तो मान लो कि पहले सरफेस पे बेंड करके ये रेज अगर दूसरा सरफेस नहीं होता तो कहीं यहाँ जा रहे होते, दोनों की ही बात कर लो, लेकिन दूसरे सरफेस पे कन्वर्ज करने के बाद ये रेज किसी इस पॉइंट पे मिले, ये इनका इसका फोकल पॉइंट कहलाएगा। वैसे किसी भी लेंस के लिए दो फोकल पॉइंट डिफाइन करते हैं, क्योंकि इधर पैरेलल रे गिरा हो तो यहाँ इधर कन्वर्ज करेंगे, या उधर से भी आएगा तो इधर कहीं कन्वर्ज करेगा। ये दोनों तरफ के फोकल लेंथ होते हैं डिस्टेंस वाइज इक्वल ही, लेकिन इनको हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी फोकल पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो हमें अभी ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से जो जिस पॉइंट पे फोकस किया ये फोकल लेंथ चाहिए इस लेंस का एफ। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं। हियर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, तो अपने पास है फॉर्मूला μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अब μ2 मतलब कि इस फर्स्ट सरफेस पे बात हो रही है, तो रे एंटर कर रहा है म्यू में और एंटर करके कहीं किसी v1 पे इमेज बनाएगा। आ रहा है इधर एयर है, मान लो एयर का 1 ले लो, और ऑब्जेक्ट तो किसी इंफिनिटी पे है, फिर से μ2 म्यू है और ये 1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का r1 है। तो ये हमें कुछ मिला म्यू बाई v1 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाई r1। ठीक है, अब चल लो नाउ रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, दूसरे सरफेस पे आते हैं। उसके लिए भी फॉर्मूला वही लगा है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u, μ2 माइनस μ1 बाई r। सेम फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, दूसरे सरफेस पे रिफ्रैक्शन है फिर से। अब इस दूसरे सरफेस के लिए ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे जहां पे मिलती ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट u जो है वो v1 दूरी पे है, जो ये पहले सरफेस का जो इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, और दूसरा सरफेस फाइनल इमेज बना रहा है कहाँ, f डिस्टेंस पे। तो दूसरे सरफेस के लिए रे निकल के आ रही है एयर में, μ2 हुआ 1 और v क्या है तो f पे, माइनस μ1 आ रहा है किस मीडियम से, म्यू से। u जो पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया v1 पे, वही दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या काम कर सकते, यहां लिख सकते हो इमेज formed by first surface will act as an object for second surface। पहला सरफेस जहां पे रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए u की वैल्यू दूसरे सरफेस के लिए v1 ली है। μ2 मतलब जिस मीडियम में जा रहा हो म्यू, और μ1 जिस मीडियम से आ रहा है, सॉरी जा तो रहा है एयर में, तो 1
माइनस म्यू बाई R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कर्वेचर रेडियस R के साइन को मैं नहीं रख रहा, इसलिए क्योंकि ये हम लोग जनरलाइज्ड किसी भी लेंस का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ये अगर वही मान लो कि ये कॉनकेव लेंस होता तो ये R2 पॉजिटिव होता, R1 निगेटिव होता, तो हमें उससे मतलब नहीं, R1 R2 का साइन नहीं रख रहे हैं, वो लेंस जैसा आएगा उसमें रखेंगे। तो अब इन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही म्यू बाई V1 वाला पार्ट कैंसिल, 1 बाई V इक्वल्स टू म्यू माइनस R1, और ये प्लस इधर आएगा 1 माइनस म्यू बाई R2। अब म्यू माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, यहां माइनस आ जाएगा, तो म्यू माइनस 1 कॉमन लिया गया, ये हुआ 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये जो फाइनल फॉर्मूला है इसे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बोलेंगे। लेंस मेकर से मतलब है कि इस फॉर्मूले के हेल्प से ही किसी भी लेंस के फोकल लेंथ का पता चलेगा। मतलब अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, तो उनको यूज करके हम लोग उस लेंस का फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। एक जैसे न्यूमेरिकल देखते हैं इस फोकल लेंथ के कैलकुलेशन पे। जैसे ये एक ग्लास का लेंस है जिसका म्यू 3/2 है। इस तरफ का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इस तरफ का रेडियस 30 सेंटीमीटर है। बोला गया फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस लेंस का फोकल लेंथ, तो इस लेंस का फोकल लेंथ मतलब फॉर्मूला अपने पास है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्लियरली इस लेंस का म्यू तो 3/2 है माइनस 1। अब 1/r1 की वैल्यू जब रखेंगे तो कोई एक इंसिडेंट रे ले लो एक साइड से, पहले जो मिलेगा वो R1, और ये इसका R1 का सेंटर देखोगे तो इसी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है कहीं, तो R1 को लेंगे पॉजिटिव। अगर यही लेंस मान लो कि इस तरीके का होता, कोई ऐसे होता ऐसे होता, तो ऐसे रे लेते, तो ये R1 अब अपोजिट में इस ऐसे कर्व का सेंटर होता है, तो R1 यहाँ निगेटिव लेते, लेकिन इसका तो R1 निगेटिव। अब दूसरे पे चलोगे R2 पे, तो इसका कर्वेचर देखो, ये रे इंसिडेंट रे जा रही है इधर और इसका इस R2 का कर्वेचर इधर है, तो निगेटिव लेंगे -30। फाइनली ये क्या मिलने वाला है, इधर 1/2, उधर देखोगे 1/60 बच जाएगा।
30 माइनस 20 बाई 600, तो यहां से मिल गया फोकल लेंथ 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। तो अब लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज वाले सिचुएशन जब देखेंगे, उसके अलावा आपको किसी सिचुएशन में फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। इसलिए अब इस फॉर्मूले पर भी कमांड करना है कि किस तरीके से R1 R2 के साइन को पुट करेंगे जिससे फोकल लेंथ मिले।